हेलो बच्चों, पिछली बार हमने 27 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। किसका? एडवांस साइंस का हमने किया था। एडवांस साइंस का पेपर हमने डिस्कस किया था, जो कि डीबीएससी का है, दिल्ली बोर्ड का है। और ये एसटीएम ब्रांच का, एसओएससी में ना एसटीएम ब्रांच है साइंस टेक्नोलॉजी का, उसी का एडवांस साइंस हम डिस्कस किया था पिछली बार। वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने बताया था कि नेक्स्ट टाइम में हम इसको करेंगे। तो 28 से अब शुरू करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा वीडियो पिछली बार वाला, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे करते हैं। मान लो आप तीन दोस्त कहीं गए, ठीक है, पार्टी करनी है, सबने कुछ पैसे मिलाए। मान लो किसी ने 1000 मिलाया, किसी ने 2000 मिलाया, किसी ने 3000 मिलाया। ठीक है, सबने इकट्ठा किया। टोटल कितने 1000 हो गए? 3142 6। तो 6000, सिक्स के मतलब 1000 6000 हो गए। यहाँ से अब पैसे को खर्च करना है किसी। यहाँ पे आप लोगों ने इकट्ठा यहाँ पे 3500 खर्च कर दिया। ठीक है, बचा कितना पैसा देख लो, 3142 6000। तो 6000 में से कितना बच गया? 3.45 खत्म हो गया। तो हमारे पास कितना बचा? 2.5 थाउजेंड। ठीक है, तो ये इतना बचा। तो अगर आपसे पूछता है कि ये सपोज करो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये करंट है। ठीक है, I1 I2 I3, और ये I4 है। पूछ रहा है यहाँ पे I5 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पूछ लेगा। तो क्या करोगे? इन सबको ऐड कर दोगे, उसमें से कितना खर्च हो रहा है ये वाला, ये माइनस कर दोगे, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, सेम इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि, अब इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि देखो यहाँ पे कि 4 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 7 एम्पियर करंट यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इस 7 एम्पियर करंट में से 2 एम्पियर इधर गया, बचा कितना? 7 - 2 5 एम्पियर, है ना। तो क्या करेंगे हम? ये इसको ये करेंगे, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस आई। तो हमारा आई आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा 7 - 2 इक्वल टू आई इक्वल टू 5 एम्पियर आ जाएगा हमारा। और ये है किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ है। ठीक है, इस लॉ में किरचॉफ्स करंट लॉ है, केसीएल है। ये क्या कहता है? ये कहता है करंट करंट कमिंग इन करंट कमिंग इन इक्वल टू करंट गोइंग आउट गोइंग आउट। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, बात समझ। ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द कर्व पार्ट रिप्रेजेंट द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस एक्स सेंटर्ड एट ओ। देखो, ये ओ सेंटर्ड पे, ठीक है, सर्कल का, ये हाँ, ये मतलब ये एक इस तरह से सर्कल बन रहा है, जिसमें एक्स क्या है? रेडियस हो गया। इफ द वायर कैरीज द करंट आई, व्हाट वुड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें ये कहता है कि ये जो ओ है ना, देखो करंट ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखना। करंट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे मुड़ा, ठीक है, ऐसे, और फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। हमने क्या किया? इसको थोड़ा और आगे मिलाया, इसको भी और आगे मिलाया, तो ये कहाँ मिलता है? ओ पे मिलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन, इस लाइन से, ठीक है, इस करंट
ये जो है लेंथ है, इसकी वजह से या इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ जो है ना, देखो इसके सीधे में एकदम से लाई कर रहा है ना, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो ओ है इस पे लाइन कर रहा है, इस पे और इस पे सीधे करेंगे तो ये ओ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जीरो। अब बात रही सर इसका क्या करेंगे, ये वाला इसका तो करना होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ, है ना, इस लेंथ के लिए। तो हमारे पास है कि आपका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कैरिंग आर्क क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ ए करंट कैरिंग करंट इज, ये होता है बी, और यहाँ कहाँ पे, ओ पे करेंगे, ठीक है, एट द ओ। तो ये हो जाएगा आपका ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर रेडियस, तो यहाँ रेडियस एक्स है तो ये एक्स ले लेंगे, ठीक है। और थीटा, थीटा की जगह देखो यहाँ पे फाई दे रखा है ऊपर, तो हमें फाई ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। यही होता है, ठीक है। जो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओ पे, वो होगा म्यू नोट आई थीटा बाई 4 पाई आर। तो थीटा की जगह फाई दे रखा है वो लिख देंगे, और 4 पाई एक्स हमें लिख देना है, ठीक है। ये हो गया। अब बात ये है कि अगर आपको 90 दे रखा हो, मान लो इस तरह से बनाया हो, ये 90 है, ठीक है, करंट इधर जा रहा है, सपोज करो इस तरह का हो, ये सर्कुलर लूप हो है इस तरह से, और करंट मान लो इधर से आया, ऐसे होके इधर चला गया, इस तरह का हो। अगर ये सर्कुलर में ये 90 हो, तब क्या करेंगे हम? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, वही बी नोट लगाएंगे। मान लो ये ओ हो गया, तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई, सपोज करो ये आर है, ये आर है, तो 4 पाई आर मल्टीप्लाई ये 90 है। तो 90 के लिए क्या करेंगे देखना है, ये सीधा सा कर दो, 90 बाई, ये सर्कुलर है ना, ये देखो ऐसे सर्कुलर बनेगा, तो 90 बाई 360 करोगे आप तो 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा 1/4। ये दूसरा है ये आपका, इसमें क्या करेंगे हम, इस 90 का होता है थीटा इक्वल टू होता है पाई/2। थीटा इक्वल टू होता है पाई, थीटा 90 अगर होगा 90 डिग्री, तो उसका मतलब होता है पाई/2। यहाँ पे पाई लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे 90 की जगह, क्योंकि ये 90 का था। देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आएगा क्या, म्यू नोट आई बाई, ओ पाई से पाई कटा 4 तो रह ही जाएगा ना, 4 रह जाएगा बच्चे, 4 तो यहाँ रहेगा ही। हम केवल पाई को कट करेंगे, 4 तो रह ही जाएगा, तो 4 टू जा 8, तो यहाँ 8 आर हो जाएगा अगर 90 होगा तो। सपोज करो 180 होगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये है, और सेमी सर्कल बनाया ऐसे, करंट अगर मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ ओ पे मान कह रहा है, ओ पे कितना होगा, ठीक है, आपको ओ पे निकालना है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, तो देखो ये बनेगा 180 बनेगा यहाँ पे। तो 180 मतलब सेमी सर्कल का जो होता है ना, सेमी सर्कल का होगा पाई, मतलब सेमी सर्कल के लिए थीटा जो होगा वो हो जाएगा पाई। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सपोज करो ये रेडियस इसका आर हो, 4 पाई आर मल्टीप्लाई, यहाँ थीटा देना था, थीटा की जगह क्या है पाई, तो यहाँ पाई लिख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी म्यू नोट आई बाई 4 आर। 4 आर, आर क्या है, रेडियस है, समझ में आ गया। अगर मान लो 3/4 करता है तब क्या करेंगे, जैसे मान लो एक यहाँ से गया, और ऐसे सर्कल बनाया, और ऐसे निकल रहा है, और यहाँ से ना ये जो है ना 90 बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी क्या हो जाएगा, बी एट द ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही करेंगे, म्यू नॉट, म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा 4 पाई आर, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 270 के लिए क्या करेंगे आपको नहीं पता तो ऐसे कर लो, अभी मैंने बताया कि जो ये 90 के लिए होगा पाई/2, ठीक है, और
180 के लिए कितना होगा, पाई होगा। जब इसको सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2, होगा या नहीं? अगर 90 के लिए ये हो जाएगा 180 के लिए 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पाई बाई 2, यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये, 2 पाई आर। नहीं, 4 तो रहेगा ना, हाँ, 4, 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 तो रहेगा, पाई कैंसिल हो गया, तो 4 आर हो जाएगा, 4 टू 8 आर, 8 आर। देखो म्यूनट आई मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8 आर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? नेक्स्ट टाइम में और हम बना सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो और भी हम कर लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें ये सूट कर रहा है, ये वाला सूट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 पाई एक्स लेना है, और कौन सा था ये, ये था, ये वाला, ये है। ठीक है, ये निकाला था इस क्वेश्चन में, तो यही करेंगे। ठीक, ये जो है ना किसके कंसेप्ट पे है, ये है बायोट सेवर्ट लॉ। इसी पे ये, इसी कंसेप्ट पे ये दोनों 29th और 30th क्वेश्चन जो है ना, इसी पे बायोट सेवर्ट लॉ पे है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, ये बायोट सेवर्ट लॉ कहता है ना कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये वो है, ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से कितना होगा, इस लेंथ की वजह से। देखो ये कैसे जा रहा है, यहाँ देखो, ऐसे आया, ठीक है, फिर ऐसे करंट गया, फिर करंट ऊपर जा रहा है, और फिर ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है करंट। ठीक है, करंट ऐसे, ये जो है ना, ये पूरा मिला दो ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट। तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये वो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको बताओ, और इस लेंथ की भी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बताओ। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आपको ध्यान से देखना है कि ये जो जा रहा है ना, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, साफ दिख रहा है, और इस वायर में आ रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एक और चीज है, सर और इसका क्या करेंगे, ये इसका और इसका क्या करेंगे, जो ये है ना, जो ये ग्रीन ग्रीन से बना रहा हूँ, ये इसका क्या करेंगे। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस लाइन, ड्यू टू दिस लेंथ, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये इसी इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन पे लाई करता है वो। तो ड्यू टू दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा। अब हमें जो निकालना है, इस सेगमेंट का निकालना है, इस आर्क का और इस आर्क का निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क, ये छोटे वाले आर्क का निकालेंगे, इस आर्क का निकालते हैं। इस आर्क का निकालने के लिए क्या है, इसका देखो रेडियस ए दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, और ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपको पता है क्वाड्रेंट, उसमें क्वाड क्वार्टर है, थीटा इक्वल टू जो है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू जो कितना है, 90 डिग्री है। ऐसे में मैंने ऊपर बताया था आपका क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई, यहाँ देखो, 1 मिनट, ये अगर 90 होता, ये 90 वाला दिखाया था, थीटा 90 हो तो थीटा 90 पाई बाई 2 होगा। तो वैसे में क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8 आर, म्यू नॉट आई बाई 8 आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई हो जाएगा, देखो आई ये करंट दे रखा है यहाँ पे, म्यू नॉट आई, इसको थोड़ा सा रिरेज कर दो, ठीक है, ये आई दे रखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये आई दे रखा है, तो म्यू नॉट आई बाई 8 आर लिख देंगे, म्यू नॉट आई बाई 8 आर। अब यहाँ पे आर की जगह क्या है, यहाँ पे ए है, तो म्यू नॉट आई बाई 8 ए लिख देंगे हम यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 8 ए। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 8 ए। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, ये ए के लिए, तो बी
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्क फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क फर्स्ट। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड के लिए क्या होगा, ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 8, ये सेम रहेगा इसके लिए, देखो ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है ना वो बी है, तो 8 बी हो जाएगा। अब बात है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड करते, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, जितना ये डिस्टेंस छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही उसके लिए ज्यादा होगा। मतलब फर्स्ट आर्क जो होगा ना, ये वाला आर्क, इस आर्क, ये फर्स्ट वाला आर्क जो है ना, ये इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B1 माइनस B2। B1 ए वाले को मान लेंगे, B2 इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो म्यू नॉट आई बाई 8A माइनस म्यू नॉट आई बाई 8B हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या है इन सब में, कॉमन देखो है, ओहो, इस सब में कॉमन जो है वो है, इन सब में कॉमन जो है हमारा वो है म्यू नोट आई बाई 8 कॉमन है, म्यू नोट आई बाई 8 सब में कॉमन है। और इसमें क्या आ जाएगा, 1/A माइनस 1/B, यही होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इसमें फर्स्ट और सेकंड दो होता है, इनटू द पेज या आउट द पेपर, इनटू द पेज आउट ऑफ द पेपर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, आपके पास दूसरा कोई मैं ऑप्शन कर नहीं सकता, राइट हैंड ग्रिप रूल तो इसमें दिखा नहीं सकता ऑनलाइन में, ये ऑफलाइन में ही संभव है। तो हम ऐसे करेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है, सबसे पहले देखेंगे किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। देखो डिस्टेंस कम है ए वाले का, मतलब फर्स्ट आर का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ क्योंकि डिस्टेंस कम है। और सेकंड वाले का कम होगा तो ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, तो इसमें से मतलब ये यही किया हमने, ए माइनस बी, मतलब ये ए जो है क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा, है ना, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ए वाला जो है ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये सिंपल वे में आप याद रखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड होगा या आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसके लिए इनटू द पेज या इनवर्ड डायरेक्शन करेंगे, या डाउनवर्ड, जो लिखना है लिख लेना। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड, इनटू द पेज इनवर्ड, और एंटी क्लॉक होगा तो अपवर्ड, आउट ऑफ द प्लेस या आउटवर्ड। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते। एक और मैंने बताया था, अगर 360 होगा, मान लो यहाँ पे है और इसको एक ये आई है और इसकी वजह से इस पे निकालना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2R। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो थीटा होगा 360 सर्कुलर के लिए, उसके लिए 2 पाई होता है। और जब 2 पाई की वैल्यू आप पुट करोगे ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R मल्टीप्लाई, देखो 2 पाई होता है सर्कुलर के लिए, तो यहाँ 2 पाई करोगे तो ये पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31, which fuel is used, which fuel is used in a thermal power plant। बात सही है, फॉसिल फ्यूल, वो हाइड्रो पावर में वाटर लेते हैं, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर में बायोमास तो कुछ है ही नहीं, बायोमास एनर्जी की दी नहीं। ये बच्चे मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट, पिछले मैंने वीडियो में बनाया था उसमें बताया था। ठीक है, जो नॉर्मल साइंस था डीबीएससी का उसमें बताया था, तो ये मीथेन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब निकलता है, बट मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा मीथेन।
33 क्या करते हैं, इसमें यूपीए नेम कर रहा है, ठीक है जी। सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप कुछ है क्या। हाँ, यहाँ पे है, देखो डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ 4 5 लिखो या फिर यहाँ 4 5 6 लिखो। तो ये ज्यादा करेंगे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमें लेना होता है। तो मतलब साफ दिख गया कि 6 कार्बन का है, हेक्सेन है। तो ये पेंटेन नहीं होगा, ठीक है। ये भी पेंटेन ये नहीं होगा, हेक्सेन होगा। अब हेक्सेन में देख रहे हैं कि 3 इथीन, यहाँ पे 3 इथाइल दे रखा है। बात सही है, देखो ब्रांच जब ऐसे, देखो ट्रेन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। और इस पे एक ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रांच लगा हुआ है, ट्रेन तो ऐसे जा रही है, इस पे कौन सा ब्रांच है, देखो 3 कार्बन का ब्रांच है ये, ठीक है। 3 कार्बन का ब्रांच नहीं, 2 कार्बन का ब्रांच, 3 नहीं 2 है, 2 कार्बन का ब्रांच है ये। तो देखो मेन हमारा जो ये आ रहा है वो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया। तो ये कार्बन छोड़ दी, तो ये वाला जो ब्रांच है ये ब्रांच है 2 कार्बन का। 2 कार्बन का आपको पता है इथेन होता है, और एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इथाइल बनेगा। तो इथाइल जो है ना, थर्ड पे जुड़ा हुआ है, इस थर्ड वाले पे जुड़ा होता है 3 इथाइल। बड़ा वाला कंपाउंड का क्या है, हेक्सेन है, ठीक है। लेकिन एक डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन होगा। डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट वाले कार्बन के पास, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। तो हेक्स 1 इन करते हैं, हेक्स 1 इन, ठीक है। हेक्सेन लिखते हैं ना, हेक्सेन। तो हेक्सेन में हेक्स कर लेंगे, और हेक्सेन अगर डबल बॉन्ड होता है तो करते हैं हेक्सीन। हेक्सीन डबल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, हेक्सीन, ठीक है। तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, इसमें हेक्स तो रहने देंगे, और इन भी, इनके बीच में 1 लगा देंगे। अगर सेकंड पे होता है तो 2 लगाते, तो इसको स्प्लिट करते हैं यहाँ और यहाँ, और इनके बीच में लगा देते हैं किस पे डबल बॉन्ड है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। इतना बड़ा किया मैंने, यहाँ पे जितना ऐसे लिखा हुआ है ना, ये कार्बन है यहाँ पे। एक मिनट, ये जो है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इन सब जगह कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ऐसे समझना है। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होगा ही। तो मैं थोड़ा दूसरे वाले से ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे कर लेता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, एक ऊपर, यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे, मैं इधर इधर कर लेता हूँ, आप समझ लेना। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन अटैच, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। इसके पास भी जो भी टर्मिनल का हाइड्रोजन वो कार्बन होगा उसमें CH3 होगा, ठीक है। इस केस में देखते हैं, देखो इस कार्बन का ना, इस कार्बन का एक और हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेंगे, 4 ब्रांच तो बनाना ही होगा, ठीक है। इसके लिए भी एक ब्रांच बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और इस कार्बन का देखते हैं, इसको तो हमने लिखा नहीं, इस कार्बन को लिखा नहीं, यहाँ भी एक कार्बन है ऐसे। ओहो, ये रेड करना था ना मुझे, यहाँ पे भी एक कार्बन है। तो इस कार्बन को भी हमें देखना है, ठीक है। इसकी वैलेंसी तो फुलफिल है, चारों कार्बन से अटैच हो गया है, ठीक है। इस कार्बन का देखते हैं, इसका भी 1 2 3, इसकी वैलेंसी फुल इस तरह से हो गया है। अब इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे करना है। देखो बात ये है ना कि इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये कार्बन फर्स्ट 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों होगा 1 डिग्री, क्योंकि केवल ये एक ही से अटैच है, किससे, इस इससे अटैच, एक ही उससे, ये एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है। तो इनके जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। दूसरी जगह देखते हैं, इसमें सी, इस दूसरे वाले में सेकंड वाले कार्बन की बात करें
तो उसमें ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। देखो एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से और एक इधर से, 3 डिग्री। इसका काम कर देखते हैं, तो ये कार्बन जो है ना ये भी 3 डिग्री होगा, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है। देखो एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से, एक इधर से। तो 3 डिग्री कार्बन का ये जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। ठीक है। इस फोर्थ वाले को देखते हैं। इसमें इसमें देखो एक यहाँ से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, यहाँ से जुड़ा, मतलब चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है ये। तो 4 डिग्री क्वार्टेनरली हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, ये भी 3 डिग्री कार्बन नहीं, और इधर से भी जुड़ा है, ये भी 4 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 4 डिग्री कार्बन होगा। अब ये जितने टर्मिनल वाले हैं ना कार्बन, ये 1 डिग्री होंगे। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से, ये देखो एक ही कार्बन से अटैच है। जितने भी टर्मिनल वाले कार्बन होंगे 1 डिग्री होंगे। 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री। कहीं भी आपको 2 डिग्री कार्बन दिख ही नहीं रहा है, तो 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन नहीं दिख रहा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं। तो आंसर में क्या होगा हमारा? कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। आंसर क्या दे रखा है? नन ऑफ दीज दे रखा है, तो इसको हम मारेंगे। ठीक है। नन ऑफ दीज दे रखा है, इसको हम मारेंगे। ठीक। इसमें हम इसी को मारेंगे 34 में। नेक्स्ट करते हैं 34, 35। ये 35 है, 35, 35, 35 में देखते हैं क्या है। 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? किसके लिए? एलोट्रॉप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नहीं जी, एलोट्रॉप में तो ऐसा नहीं होता है, केवल उसके एटम के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। एलोट्रॉप्स जैसे कार्बन एंड ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन में ईच एटम इज डायरेक्टली अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम डायमंड में। तो ये केवल उनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज होता है उनका, उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं होती, वो सेम होता है। कोल इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म का बिल्कुल नहीं है, अमॉर्फस होता है। कोल के साथ में चारकोल, ठीक है, इसके साथ में चारकोल और आपका जो शूट है, SOOT शूट। ये सूट क्या कहेंगे इसको? आप कह सकते हो जो लैंप के ऊपर जो डार्क आ जाता है ना, ब्लैक ब्लैक का, वो भी होता है, अमॉर्फस होगा। और उसके साथ में कोलतार, ये सारे जो होते हैं अमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म ये होते ही नहीं है। ठीक है। अब ये थर्ड कह रहा परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन इन इथेन इज 85। देखो एक बच्चे ने निकाला इथेन C2H6, इसमें इसकी देखा है तो परसेंटेज 80% हो रही है। आप भी देखो करके, यही आ रहा है ना आपका भी? कितना आ रहा है? यही आ रहा है। डालते हैं भाई, कार्बन कितना है तो 2 है, तो कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12, 12 टू जा 24, और टोटल जो मोलिकुलर मास है वो है हमारा 30, मल्टीप्लाई 100 करेंगे 80%। तो मतलब साफ दिख रहा है कि इसका कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज, ये इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओ। ठीक। अब इसको करते हैं। नोबेल गैस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, और दूसरा नोबेल गैस है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक। बात सही है। देखो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना स्टेबल होगा, जैसे मान लो मैं नियोन बना रहा हूँ, नियोन में ना, नियोन नियोन में नियोन में क्या होता है? ये नियोन है, ठीक है। ये पहली ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ना ये ले सकता है ना दे सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुलफिल होता है। ऑक्टेट इसका क्या होता है? फुलफिल होता है। इसकी वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये चाहेगा नहीं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो नोबेल गैस है वे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो जो नोबेल गैस होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, मतलब उनमें
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी उनमें होती है। क्लियर हो गया? चलो, वही बात करें सोडियम का, तो 281 होता है। सोडियम का जो होता है ना 281 होता है, 281 होता है। ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्यों? क्योंकि बन जाता है 28 सोडियम प्लस, है ना। तो इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, आराम से देगा ऑक्टेट फाइंड करने के लिए। समझ गए? तो इसमें होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं 37। कह रहा है विच ऑफ द करेक्ट फॉर दीज एलिमेंट। एक्स देखो, एक्स जो है ये एनॉट गैस अभी बताया मैंने, नोबेल गैस। ये 7 है, नॉन मेटल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये मेटल है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक्स एंड वाई आर मेटल, बिल्कुल गलत बात है। एक्स को हमने देखा नोबेल था। वाई इज नोबेल, नहीं, नॉन मेटल है, गलत। एक्स इज ए नोबेल, गलत। हाँ, एक्स इज नोबेल, वाई इज नॉन, वाई इज मेटल, नहीं, वाई तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल। तो हमारा ये ऑप्शन शुरू हो गया, वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल। बात सही है। नेक्स्ट करते हैं 38 में। कह रहा है कि C3H8 में कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, देखो बच्चे ने बनाया है, प्रोपेन है ये। इसमें देखो कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ। कोवलेंट कहते हैं ना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि आपको बताना है, से पीरियड बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले का 2 ही होगा, दूसरे करेंगे 2 और 3, मतलब पहले में एक, फर्स्ट फर्स्ट पीरियड में है ये सेकंड पीरियड में है। ठीक है, और इसको करेंगे 2 और 5, ये भी सेकंड पीरियड में होगा। इसको करेंगे 2 और 8, तो ये भी सेकंड पीरियड। और इसको करेंगे 2 8 8 2, ये हो जाएगा फोर्थ पीरियड। ठीक है, तो ये जो है ना सेम सेकंड पीरियड में आ रहा है, BCD। BCD हमारा ये ऑप्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर इतना है, बिलोंग टू सेम पीरियड। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो होती है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेके काफी खुश होता है और पैसे लुटाता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जो जितना ही ज्यादा खुश होगा वो उतना ही पैसे लुटाएगा, वो उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। आपको साफ देखना है, इसमें फ्लोरीन 3 जगह पे पड़ा है। ये पैसे ज्यादा लुटाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट बनना चाहता है, नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है भाई, वो भी संत महात्मा बनना चाहता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके काफी पैसे लुटाएगा कि मुझे समाधि, मतलब मुझे वो मिल गया, खुशी मिल गई। वो एनॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, पैसे लुटा देगा। तो जो जितना ही एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होगी, मतलब मोस्ट नेगेटिव होगी। ऐसे में अब देखते हैं, एक और चीज देखना है आपको। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा वहां पे, है ना। तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा इसमें, फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद कार्बन में, उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद कैल्शियम में। क्यों भाई? कैल्शियम का होता है वही अभी इसको किया था। कैल्शियम का करो कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। ठीक है, एल्युमिनियम का करो तो ये होता है 2 8 8, नहीं 2 8 3, 2 8 3। ठीक है, 2 8 3। अब देखो अल्यूमिनियम जो है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके नॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। ये 2 ही इलेक्ट्रॉन दो के कैल्शियम बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा न कि लेगा। तो ये इसको ज्यादा जल्दी होगी इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि इनर्ट गैस में आ रहा है ये। इसीलिए ये लेगा नहीं, ये देगा। तो लेने में इसे तो खुशी ही नहीं होगी, इसलिए पैसे नहीं लुटाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी रिलीज ज्यादा नहीं होगी। तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें ये कैल्शियम वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, कैल्शियम सबसे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम देता है लेता नहीं है।
ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन लेने के बाद ज्यादा खुशी होगी जिसको, तो जिसके पास जितने ही ऑक्टेट करने के लिए जितना ही कम नंबर चाहिए वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी उसकी होगी। ठीक है। यहाँ पे देखो आप, कैल्शियम यहाँ पे आ गया है फ्लोरीन के बगल में, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ आ गया है, जबकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी होती है, इसलिए इस तरह से इसको कट कर देंगे, ये तो पहले ही कट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड हेयरिंग बर्ड। ठीक है, इकोलॉजी होता है। ठीक है, ये तो रटने वाली चीज है, कर लोगे आप लोग। हु क्वाइंस द टर्म इकोसिस्टम, ट्रांसलेट ने किया था, बात सही है। ठीक है, क्लियर। आगे चलें। डिफोरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम होगी, देख लो। डिफोरेस्टेशन से सारी प्रॉब्लम होगी, ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल, मतलब वो खत्म नहीं होने वाला हो। ह्यूमन बीइंग भी खत्म हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, आप कोरोना आ गया था तो पेंडेमिक आ जाए, खत्म हो सकता है। ग्राउंड वाटर भी हम ज्यादा निकालेंगे ना तो वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, वो भी खत्म हो सकता है। कोल भी जो है वो भी मिलियन ईयर्स के बाद बनता है, ये भी खत्म हो सकता है। एयर जो है हमारा, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल है ये। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर इन इकोसिस्टम, इन है शायद ये, हाँ इन होगा, इन इकोसिस्टम। तो प्रोड्यूसर, जनरली प्रोड्यूसर जो होते हैं ज्यादा नंबर में होते हैं। तो जो पिरामिड बनता है, अपराइट बनता है, ये प्रोड्यूसर का हो गया। यहाँ पे कंज्यूमर, हर्बीवोरस या कार्निवोरस ऐसे करके होता है, अपराइट होता है जनरली। एक्सेप्शन में होता है, वो बताया था पिछले वीडियो में बेनियन ट्री के बारे में। चलो ठीक, 46 क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री हैज द मोस्ट ऑयल डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। देखो पर्शियन गल्फ जो है ना, ये ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब जो इसके जो एरिया होता है ना, ये एरिया में ज्यादा ऑयल डिपॉजिट्स है। और हमारे इंडिया का बहुत सारा ऑयल इन्हीं जगहों से आता है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन्हीं जगहों से आता है। पर्शियन गल्फ कहते हैं इसको, मैप में देख लेना। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। देखो बच्चे, सॉइल तो सब जगह होता है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो ना तो कहीं पे रेगिस्तान हो जाता है, कहीं पे हरियाली आ जाती है। तो बारिश, प्रेसिपिटेशन हमें होना चाहिए, उस जगह का बारिश होनी चाहिए, उसकी वजह से वहाँ क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेटिक फैक्टर जो होता है, मौसम भी उसी हिसाब से होता है। चलो, और 48 विच लेयर लाई क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो होता है ये अर्थ सरफेस के लाई करता है, इसी में एरोप्लेन जो होते हैं चलते हैं, इसी में बादल बनता है, ये सब इसी में होता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है। इस तरह से बच्चों हमारा ये एडवांस साइंस का खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से कुछ सीखा होगा, और लगातार मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें इसे, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।